नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जिंदगी हौसलों का नाम है और हौसलों से ही हमारी कोई लड़ाई लड़ी जाती है। जिंदगी में इरादे हम करते हैं, इरादे करने के साथ सपने देखते हैं और सपनों को पाने के लिए हमें आगे बढ़ चलते हैं। तो जिंदगी का जो सफर है वो बेसिकली सपने देखने, इरादे करने, दृढ़ निश्चय करने और अंत में अपनी मंजिल को हासिल करने का नाम है। हमारे आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत आज बैठी हैं जिन्होंने यूपीएससी में अपने इन्हीं इरादों, इन्हीं हौसलों से एक ताकत पैदा की। अपने इरादों को इन्होंने एक पंख दिए और उन्हीं पंखों से आज उन्होंने सफलता की उड़ान भरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से बहुत छोटी सुविधाओं के साथ आज हमारे और आपके बीच में वुमेन एम्पावरमेंट शब्द जिसे हम सुनते चले आए हैं, वहां पर उन्होंने इसको वास्तविकता, इसको हकीकत में बदलकर हमारे सामने रख दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है उजांग IAS एकेडमी के इस मंच पर हमारी जानी मानी शख्सियत जो इन्होंने इस बार सफलता अर्जित की, श्रेया सिंघल, और 176 रैंक लाकर पूरी उजांग फैमिली को, पूरे परिवार को, समाज को बहुत गौरवान्वित किया है। तो आज ये जो सफर हमारा होगा बातचीत का, वो कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा, सफलता के वो नियमों से आपको परिचित कराएगा, सक्सेस के लॉ क्या है बेसिकली, और कैसे हम अपनी तैयारी को एक अगले स्टेप में ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो कहानी है आपको बताएगी कि कैसे आप छोटी जगह से भी होकर, कैसे बहुत अधिक सुविधाएं ना होकर भी, अगर आपके इरादों में जान है, अगर आपने ये निश्चय कर लिया है, ये डिटर्मिनेशन है कि मैंने जो सपने देखे हैं मुझे वो हासिल करना है, और अपनी जो कमियां हैं उसको आपने चैलेंजेस बनाकर, उसको एक चुनौती बनाकर आपने बात कर ली कि मुझे इसमें इंप्रूवमेंट करनी है और मुझे यूपीएससी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और उसको हासिल करके दिखा देना है, उसका नाम अगर कुछ है तो वो श्रेया है। तो स्वागत करता हूं श्रेया आपका इस मंच पर, उजांग IAS एकेडमी के इस मंच पर। और इस बातचीत के दौर में हम एक एक चीज के स्टेप में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरी एक ऑडियंस आपके बारे में एक बेसिक जानकारी चाहती है। हमारे मन में एक बड़ा ख्वाब होता है कि ये जो IAS बन रहे हैं वो कुछ अलग लोग होते हैं, वो कुछ अलग ही दुनिया से आए होते हैं, शायद उनके पास बड़ी फैसिलिटीज होती है। और वैसे भी आप एक फीमेल फैटर्निटी को आप बिलोंग करती, जहां पर माना जाता है कि सुविधाएं कम मिलती हैं, संघर्ष कंपैरेटिवली जो स्ट्रगल है वो ज्यादा होते हैं। इस बारे में आप अगर मेरी ऑडियंस को बताना चाहेंगी कि आपने ये पूरी जर्नी कैसे तय की और क्या समाज में आपको भी संघर्ष, इस तरह से कोई स्ट्रगल देखने पड़े, और कैसे आपने उस स्ट्रगल से निकलकर अपनी इस मंजिल को, आज आप फ्लाइंग कलर्स के साथ हैं, आज आप सक्सेसफुल हो रही हैं, आज आप हजारों लाखों लोगों के लिए आज आप एक इंस्पिरेशन हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा कि वो आपसे एक रूबरू हो, आपसे बातचीत शुरू करें। शुक्रिया सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। सर मेरा नाम श्रेया सिंघल है और मैं सरसावा जो जिला सहारनपुर में आता है उससे बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन वहीं से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की है MNIT जयपुर से, और उसके बाद मैं 2018 से प्रिपेयर कर रही हूँ। सर जैसे आपने बोला कि छोटे शहरों में एक तो अभाव होता है इन्फॉर्मेशन का, आपको एक्सपोजर नहीं होता कि आपको ये करियर चूज करना है, इसके लिए आपको कोचिंग कहाँ से करनी है या आपको क्या करना है, कुछ पता नहीं होता। तो सबसे बड़ा चैलेंज वो होता है। सर दूसरा चैलेंज एक ये भी होता है कि छोटे जगह से जो लोग होते हैं उनके बहुत ज़्यादा अक्सर सपने नहीं होते। वो सोचते हैं कि हम जहाँ हैं बस पढ़ लिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा अच्छा करियर बन जाए बस। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है मेरे हिसाब से। तो सर आई थिंक इस पूरी जर्नी में जो मेरा साथ, जिस वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे हिसाब से मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। सर उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज करा। कभी मेरे जो फादर हैं और मेरी मदर है, कभी उन्होंने हमें बेटों से कम नहीं समझा। हमेशा कभी भी पढ़ाई के लिए कहीं भी जाना हो, उन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया कि आप जाइए, आप अच्छा कीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरी पूरी फैमिली ने एक मेरे ऊपर विश्वास रखा, क्योंकि सर हम सभी जानते हैं कि ये IAS की और जो ये परीक्षा होती है इसमें अक्सर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जैसे हम खुद 3 साल से ज़्यादा प्रिपरेशन में रह चुके हैं। तो उसके लिए ना सिर्फ आपको मेहनत करनी होती है, लेकिन आपको पेशेंस भी बहुत दिखाना होता है। तो इसमें आई थिंक सर मेरी फैमिली का इमोशनल सपोर्ट और जो उन्होंने मुझे हमेशा हर स्टेप पे उन्होंने मुझे एनकरेज किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। हाँ सर,
जैसे कि सबके साथ होता है, मुश्किलें आती हैं, अड़चनें आती हैं। एक बार के लिए रिश्तेदार भी बोलते हैं कि अभी अगर नहीं हुआ तो बिटिया को घर बिठा लीजिएगा। तो लेकिन ये वही मेरी फैमिली की उनकी सोच है, कभी उन्होंने हमें कम नहीं समझा और हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो ये सिर्फ उनकी वजह से और मेरे टीचर्स की जो गाइडेंस थी उन्हीं की वजह से सर आई थिंक आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपके साथ। देखो, जो फैमिली होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। हाँ जी। जब चुभते हुए तीर, चुभते हुए सवाल जब आते हैं, जब आप स्पेशली जब आप बड़ी परीक्षा के लिए जाते हो और फेलियर का सामना करना पड़ता है, कई बार बच्चे कहते हैं कि नहीं हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। क्या वास्तव में फैमिली सपोर्ट करती या नहीं करती है? हमें आपने जब पहली बार ये सपना है, जब उसको आपने परसीव किया, आपने सोचा कि मुझे आईएएस बनना है, तो क्या आपने बातचीत नहीं की अपने पेरेंट्स से कि मेरा ये ड्रीम है? कई बार मुझे लगता है इसलिए हमें सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि हम कम्युनिकेशन नहीं करते। हम अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन में कट जाते हैं कि उनको ये बताने से चूक जाते हैं कि मेरा ये ख्वाब है, मुझे ये करके दिखाना है, तो क्या आप मेरा सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? इस तरह से बातचीत। पहली बार जब आपने यूपीएससी आईएएस बनने का सपना देखा तो क्या आप अपने रास्ते पर चल पड़ी या अपने पेरेंट्स से आपने उनको विश्वास मिला, उनको बताया? सर मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि कई बार जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आती है। स्पेशली हम जैसे मेरे पेरेंट्स, उनका कोई भी सर्विसेज का बैकग्राउंड नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। तो जब मैं 4th ईयर में थी, मुझे आज भी वो कॉन्वर्जेशन याद है। मैंने अपने फादर को बोला था कि मुझे प्लेसमेंट्स में नहीं बैठना है क्योंकि मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है। मतलब ग्रेजुएशन 4th ईयर में आपने कहा कि नहीं मुझे आगे पढ़ाई। हाँ जी। तो स्टार्टिंग में वो थोड़े हेजिटेंट थे क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में कोई इस लाइन में नहीं था और उनको भी नहीं पता था और मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता था कि क्या करना है। लेकिन सर फिर मैंने उनको जब विश्वास दिलाया कि नहीं हम मेहनत करेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे और हम कर सकते हैं इस फील्ड में, आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तो थोड़े टाइम के बाद उन्होंने हमारी बात को समझा और फॉर्चुनेटली सर मैं बोलूंगी मेरे लिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में। बिल्कुल। देखिए, बड़ी अच्छी बात निकलकर सामने आई कि अगर आप कोई ड्रीम कर रहे हो, आप देख रहे हो, 2 चीजें इसमें निकल कर आए। श्रेया ने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, पहला कि इसमें समय लगता है, ये जल्दबाजी का नहीं, पैराशूट स्टूडेंट के लिए नहीं कि अभी आप आए और आपका जो है वो हो गया। इट टेक सम टाइम और फेलियर का सामना करना पड़ता है इसमें मल्टीपल टाइम, और जरूरी भी है क्योंकि पूरा जीवन आप समाज के लिए आप काम करोगे, आप लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट कहलाओगे और सोसाइटी में चेंजेस रातों रात नहीं आते हैं, आपका पूरा जीवन लग सकता है, आप किसी मकसद के लिए काम कर सकते हो। तो जब ये फेलियर आते हैं ना, तो आपको कई बार आपकी डिटर्मिनेशन बोल जाती है, खुद पर डाउट क्रिएट होता है, यार मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपके साथ के कितने मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग करके या ग्रेजुएशन करके उन्होंने आगे चलकर यूपीएससी की जो है तैयारी की, सक्सेस हुई, लेकिन जब तक वो फेल हुए, उनके दोस्त जो अच्छे पैकेज उठा रहे थे, वो फोटोज डाल रहे थे, फेसबुक पे अपडेट कर रहे थे, तो अंदर एक ऐसी लड़ाई चलती है जो किसी से आप नहीं कह सकते। वहां आपकी फैमिली जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, वो जब आपके कंधे पर हाथ रखती है कि नहीं कोई बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, आप करिए, राइट, आप करिए। और आपकी बात तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप ये देखिए कि फैमिली में कोई इसके बारे में जानता ही नहीं था। और है जो आप ये बात कहा कि छोटे शहरों में हमारे बच्चे सपने देखते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं पता होता। मैं एक सरकारी स्कूल में सेमिनार के लिए गया था, जाता रहता हूं ताकि उन बच्चों को अवेयर कर सकूं। तो वहां पर क्या हुआ कि बच्चों से जब मैंने कॉन्फिडेंस में लेके बात करना शुरू किया, उनको बताया कि आप बड़े सपने देख सकते हो, तो बच्चियों ने कहा कि हमें बताया गया कि होम साइंस ले लेना है, आपको शादी ब्याह में ये मदद करती है। और लड़कों को बोला गया था कि ये जो है कुछ छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उसको पकड़ लेना है। मुझे ये वाकया याद है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक बच्चे की मम्मी प्रिंसिपल के पास शिकायत करने आई कि ये तुम स्कूल में फालतू लोगों को क्यों घुसाते हो। तो बोला क्या, बोले ये उजांग नाम का कौन सा व्यक्ति आया था, उसने मेरी बेटी को बोल दिया, वो कह रही कि मैं सिंगर बनूंगी। और बताइए हमारे समाज में ये गाएगी तो इसकी शादी कौन करेगा। तो बाकायदा इस तरह से वो झगड़ा करने आई थी कि भाई इस तरह के लोगों को ना बुलाया जाए। तो मैं समझ सकता हूं कि वाकई में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सपने देखने पे एक अजीब सा प्रतिबंध लगा दिया जाता है, या अगर हम अपने सपने शेयर भी करते हैं तो हमें डर लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कभी, जब आपने कहा कि यूपीएससी मुझे करना है, मेरा ये ड्रीम है, प्लेसमेंट पैकेजेस छोड़ दिया आपने, तो कुछ चुभते हुए तीरों का सामना करना पड़ा था? यस सर, मतलब जैसे मैं एक अच्छे कॉलेज से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैकेजेस वाली कंपनीज भी आती हैं और उसमें मेरा सिलेक्शन हो भी जाता, लेकिन फिर आपको हर चीज़ से कट ऑफ होकर आपको फोकस करके आपको प्रिपेयर करना होता है। तो पहले तो आप देखते हैं आपके सब दोस्त प्लेस हो रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, तो
वो चीज़ पहले ही आपको थोड़ा चुभती है कि आपका भी ये टाइम है कि आप अर्न कर सकते हैं, अच्छा वर्क कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं। तो एक वो, और अनसर्टेनिटी भी इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा है सर, तो वो भी है। और दूसरा फिर जैसे मैंने अपने फादर को, अपनी मदर को बोला हुआ था कि आप प्लीज़ किसी को बताइएगा नहीं कि हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि फिर समाज में एक अलग ही तरह का हाइप क्रिएट हो जाता है जो हम नहीं चाहते थे। तो वो भी फिर उनको समझ नहीं आता था कि वो क्या बोले। तो कुछ टाइम के बाद वो एक इशू बन जाता है। जैसे अगर भगवान ना करे, अगर मेरा अभी सिलेक्शन नहीं होता तो मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये जस्टिफाई करना कि मैं अभी क्या कर रही हूँ और मेरी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। समाज को ऐसा लगता है कि शादी की जिम्मेदारी उसने उठा रखी है। और देखिए, यहीं पर पेरेंट्स की ताकत सामने खड़ी होती है। या तो आपको ये लड़ाई खुद लड़नी है। अच्छा, जब आपके साथ ये कैलकुलेशन हुआ कि हमारे कई बच्चे पूछते हैं कि सर अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो मतलब वो डर एक होता है, और ऑब्वियस ही बात है ये डर लगता ही लगता है। और आपको भी ये डर लगता होगा, नहीं हुआ तो हमने कॉलेज के बाद ये छोड़ दिया तो, और आपके पास भी ये प्रश्न आया होगा, ऑब्वियस ही बात है। और मेरे साथ हर साल ऐसे स्टूडेंट जुड़ते हैं जिनको इस डर का सामना करना पड़ता है। क्या चीज थी जिसने इस डर से लड़ने में आपको प्रेरित किया? सर, पहली बात तो मैं सबको इस माध्यम से बोलना चाहूँगी कि यूपीएससी की परीक्षा, चाहे आप सक्सेस हो या नहीं हो, ये आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला देती है। जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन से पहले अपने को देखा था और अभी देखती हूँ, तो बहुत पॉजिटिव चेंज मेरे अंदर आया है। तो एक तो ये कॉन्फिडेंस रखिए कि परीक्षा में द इम्पॉर्टेंट जो है वो जर्नी है, ना कि रिजल्ट। मुझे पता है ये समझना इस स्टेज पर बहुत मुश्किल होता है, पर ये अंत में जाकर जो उसकी जर्नी होती है वही आपको डिफाइन करती है। तो पहली तो ये चीज है। दूसरी चीज सर, क्योंकि ये एग्जाम ही इतना अनप्रेडिक्टेबल है, हमें पता नहीं है कब किस स्टेज पर क्या हो सकता है, तो आपको बैकअप्स करने की भी जरूरत होती है। जैसे उसमें आप स्टेट एग्जाम दे दीजिए या आप आरबीआई के एग्जाम दे दीजिए, जो भी आपके बैकग्राउंड से है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड है, तो वो उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। तो एक टाइम के बाद, जैसे आप अगर पहले मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप एटलीस्ट 1 या 2 अटेम्प्ट आप सिंगल माइंडेड फोकस से करिए। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको एक बैकअप की जरूरत है, तो आई थिंक आप एक कन्वीनियंटली जो आपको सबसे इजी हो बैकअप, जो भी कोई एग्जाम हो या कोई एजुकेशन में आगे हो, आप वो कर लीजिए, ताकि एक अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला, आपकी पर्सनालिटी में इतना बदलाव आ जाएगा कि यूपीएससी की तैयारी या यूपीएससी में सफलता के बाद आप कुछ भी करेंगे उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा सर मेरा मानना है और मैं ऐसा ही सोचती थी। 100% सही बात है। और देखो, मैसेज कितना क्लियर दिया है कि 1 या 2 साल सिंगल माइंडेड, मतलब एक ही लक्ष्य को बनाना है। ये नहीं कि आप आईएएस की तैयारी सोच रहे हैं तो आपने ढेर सारे फॉर्म भर दिए। ये बहुत टेंडेंसी देखी गई है कि वो फिर बोले सर ये भी तो ट्राई करके देख ले, नहीं लगा तो क्या होगा। इसका मतलब अपने दिमाग से कह रहे हो कि मेरा नहीं होगा। आप अपने आप को ऑप्शन दे रहे हो। तो आप एक ही नाव पे सवार रहो और 1 या 2 साल पूरी ताकत से, जब तक वो कोर्स का स्पैन, वो अंडरस्टैंडिंग जब तक ना डेवलप कर लो, किसी और चीज के बारे में ना सोचो। और जब वो आपका बेस तैयार हो जाए, उसको फिर आपको क्या करना है, फर्निश करना है, अपनी गलतियों को बार बार पकड़ना है, हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, किस स्टेज पर मिस्टेक कर रहे हैं। फिर आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी एग्जाम को देना चाहो, अपना बैकअप तैयार करना चाहो तो करो। और देखो, मैसेज शेयर ने बिल्कुल क्लियर दिया है। वो ये मैसेज दिया है कि हर चीज की एक कीमत होती है। तो अगर आप बड़े सपने देखते हो ना, तो बड़े लेवल पे आपको सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो आप मीडियोकर बन के रह जाओगे, आप जिंदगी से समझौते कर लोगे। बिल्कुल। फ्लैशबैक में जाइए श्रेया, और अगर आप सोचिए कि आप उस पैकेज पे चली जाती, पैसा तो मिल जाता, लेकिन आज आपकी शोहरत है, लोग आप जानते हैं, और मुझे पता भी है कि पेरेंट्स को आपको कितना सम्मान दिया गया है। अगर आप नहीं मौजूद हैं तो आपके माता पिता को सम्मान दिया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, घर पर भीड़ लगी हुई है, ठीक है, मिलने वालों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में आपको 10 लाख 20 लाख का पैकेज मिलता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे पूछने के लिए आता, कोई विधायक या कोई एमएलए या वहां का जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, वो आपके घर पर आपके माता पिता को बधाई, मुझे नहीं लगता। यस सर, ये भी बात सही है। और सर, उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्योंकि मेरे मन में ये करने का था, तो अगर मैं कितनी भी पैकेज वाली कंपनी में जाती, मे बी मैं सेटिस्फाइड नहीं रहती, तो मैं वहां पर भी अपना फुल जो अपना आउटपुट है वो नहीं दे पाती। तो वहां पे मैं डाइवर्ट हो जाती अपने गोल से, जैसे मैंने अपने लिए अपनी जिंदगी को सोचा है अपने लिए। तो वो चीज सर बहुत, आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज है जो कि मैंने अच्छा किया वो पैकेज नहीं एक्सेप्ट करके। देखिए श्रेया, मैं तो आपको सबसे पहले बधाई दूंगा कि जिंदगी के लिए आपकी जो नजरिया है, जो एटीट्यूड है, बहुत क्लियर है। ये अभी नहीं, आगे पूरी, मुझे लगता है कि थ्रू आउट लाइफ
आपको ऐसा ड्राइव करेगा कि आप कठिन से कठिन समय में भी आपको हमेशा रास्ता मिलेगा। मैसेज देखिए कितना खूबसूरत है। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कि आपने कहा लाइफ का गोल बहुत क्लियर था, आपने एक वर्ड यूज किया सेटिस्फैक्शन। ये जो सेटिस्फैक्शन होता है मतलब कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूं या क्या करना चाहती हूं। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे सिविल सेवा क्यों ज्वाइन करनी है, और आपको जब ये बात पता चल गई तो आपने पैकेजेस पे भी किनारे कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मेरी लाइफ का मकसद ये है, ये गोल मेरा है। तो वो कौन सी घटना आपकी लाइफ में ऐसी रही कि जहां पर आपको लगा कि सिविल सर्विसेज ही मेरा ड्रीम है? और ये सभी के लिए, बहुत ध्यान से इनके जवाब को सुनिएगा। इस क्वेश्चन का जिस दिन आपको जवाब मिल गया उस दिन आपको सबसे बड़ी ताकत मिल जाएगी। पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होगी ना, पूरी दुनिया का लालच आपके सामने होगा ना, तो भी आप उसको नजरअंदाज कर दोगे और समझ जाओगे कि मेरी लाइफ का पर्पज यही है। शायद कोई घटना आपके जीवन में ऐसी हुई है जहां पर आपको लगा हो कि आप यूपीएससी क्यों करना चाहती हो, मकसद आपको मिल गया हो? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक घटना नहीं लेकिन एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स जो मेरी ज़िंदगी में हुए हैं उसका रिजल्ट है। जैसे जब हम घर पर रहते थे तो हमारे मम्मी और पापा दोनों दे वर एक्टिव इन सोशल लाइफ। जैसे फादर का बिजनेस था, जैसे भी वो अपने जितना उनका मीन्स था वो कुछ ना कुछ करते रहते थे, तो हम उनको भी देखते थे। तो कहीं ना कहीं अंदर एक फीलिंग आती रहती थी कि हमें भी बड़े होकर कुछ करना है अच्छा सोसाइटी के लिए। आगे जाकर सर जब हम पढ़ लिख गए तो तब हमें लगा कि जहाँ से हम आए हैं अगर हम वहाँ के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो मे बी हम लोग डिज़र्व नहीं करते ये अच्छी पोस्ट या जो भी हम लोग डिज़र्व नहीं करते। फिर सर जब हम जयपुर गए तो हम एक छोटे से गर्ल्स ऑर्फनेज से एसोसिएटेड रहे। वहाँ पर हमने उनके साथ इंटरैक्ट किया, उनको थोड़ा पढ़ाया। फिर हमने समझा कि जो मेरी स्किल्स हैं वो ज़्यादा सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज हो सकती हैं। उनसे मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, किसी एटलीस्ट अगर एक इंसान के लिए भी मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ इस फील्ड से, तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तो वहाँ से सर मुझे प्रेरणा मिली और वो प्रेरणा फिर बिल्ड होती गई। फिर मैंने आगे देखा कि इंजीनियरिंग में कैसे काम होता है। तो जैसे मैंने बोला ये एक एक्यूमुलेशन ऑफ इवेंट्स है जिससे मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज में जाके एक अच्छा अपना आउटपुट दे सकती हूँ, इसलिए मैंने ये फील्ड ज्वाइन की सर। जब आप अनाथ बच्चियों के साथ काम कर रही थी आपको वहाँ पे क्या ऐसा सीखने को मिला जिसने आपको डिफिकल्ट टाइम में बहुत प्रेरित किया इस चीज़ के लिए? सर पहली चीज़ तो मुझे ये सीखने को मिली कि हम लोग हमेशा ज़िंदगी से कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैंने वहाँ जाकर देखा उन लड़कियों की प्रेरणा, उनके रोल मॉडल्स, उनके ड्रीम्स इतने बड़े बड़े हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत छोटा महसूस हुआ कि हमारे पास तो बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स सब हमको सपोर्ट करते हैं, तो हमें तो कंप्लेन करने का कोई हक ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी चीज़ सर ये भी सीखने को मिली कि अगर आप किसी के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी में कितना बदलाव आ सकता है, स्पेशली अगर आप एजुकेशन के फील्ड में कुछ करेंगे सर, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है एजुकेशन का कितना बड़ा रोल रहा है। तो उससे फिर मुझे प्रेरणा मिली कि आप अगर एक फील्ड में भी किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो आप उनकी जनरेशन्स को सुधार सकते हैं। क्या उनके साथ काम करने का जो आपको एक इंस्पिरेशन मिली, उनकी चेहरे पे जो आप खुशियां लेकर आए, जब आप बैठकर पढ़ते थे और झंझलाहट होती थी कि बस अब नहीं करना है, जब फेलियर आपको मिला कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, क्या कभी वो मोमेंट्स आपको इनकरेज करते थे? यस सर, बिल्कुल। जैसे मैंने बोला कि उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि हम कंप्लेन करने के कोई हक ही नहीं है हमको, कि आप थक गए हैं, बहुत टाइम हो गया है, जो दिया थैंक यू, बहुत कुछ दे दिया सर, लौटाना है। बिल्कुल सर, बहुत कुछ दे दिया। और सिविल सर्विसेज मुझे लगता है कि वो सेवा है जहां वाकई में अपने सोसाइटी, अपनी कंट्री को आप बहुत कुछ लौटा सकते हैं। जी सर। और मैं तो आपके पूरे लाइफ के लिए विश करूंगा कि आप इस सोसाइटी में जहां भी रहें वो बेहतरीन काम करें। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो हम आगे बातचीत को बढ़ाते हैं और हमारी इस पूरी जर्नी में जब आपको ये जवाब मिल गया कि आपको सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है, टाइम मैनेजमेंट बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है? आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती थी पढ़ाई लिखाई का डे 1 से और जब आप इंटरव्यू तक आप जाने तक? तो हम अपने टाइम मैनेजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, जीएस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, मेंस की ऑप्शनल के लिए, तो आपका टाइम कैसे मैनेज होता था? यस सर, देखिए मैं पहले से ही पढ़ाई जब करती हूँ तो मेरी पढ़ाई में प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा अच्छे से प्लान कर सकूँ सारे वेरिएबल्स को लेकर उतना अच्छा है। तो मैं ऐसे डेली, वीकली, मंथली और
2 मंथली ऐसे टारगेट्स मैं प्रिपेयर करती थी अपने लिए, जैसे भी होता था। तो पहले मेरा यही फोकस रहा कि मैं प्रीलिम्स से रिलेटेड जो स्टैटिक है, जो बेसिक है, मैं वो कंप्लीट कर लूँ, से फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में। उसके बाद फिर मैंने ऑप्शनल की अपनी प्रिपरेशन करी, उसके नोट्स बनाए, साथ ही साथ मैंने मेंस का, क्योंकि आपका PSI आ रहा है। हाँ जी सर, तो साथ ही साथ मैंने, क्योंकि मेरा बेसिक्स कंप्लीट हो गया था, तो मैंने मेंस की आंसर राइटिंग पर फोकस किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीधा आंसर राइटिंग पे आने का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तो मैंने धीरे धीरे आंसर राइटिंग स्टार्ट करी। मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्टेड राइटिंग यस शुरुआत कर दी थी। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो हमने शुरुआत की, और हमने शुरुआत की तो आपको अपने आंसर कैसे लग रहे थे? सर शुरुआत में तो हम देखते थे टॉपर, बिल्कुल 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 सर, टॉपर्स कॉपी को हम देखते थे तो हम सोचते थे कि ऐसे आंसर्स कभी लिख भी पाएंगे। तो बट आपने डेली उसको अपनी प्रैक्टिस में डाला, आंसर राइटिंग को, जो भी आपने पढ़ा, और फिर धीरे धीरे आपने इम्प्रूवमेंट किया। यस सर। दिन के बाकी हिस्से में, जैसे GS के लिए और ऑप्शनल के लिए, आप कितना टाइम डिवोट करते थे? सर मैं थोड़ा मिक्स एंड मैच करके पढ़ती थी, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ने से मुझे थोड़ा बोरियत हो जाती थी। तो मैं जब ऑप्शनल का, जैसे स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ मैं ऑप्शनल को दे देती थी, उसके बाद वाला हाफ मैं करंट अफेयर्स और GS के स्टैटिक में डिवाइड कर लेती थी। तो वो जिस तरह भी, जैसे भी एग्जाम पास में आ रहा है, अगर प्रीलिम्स पास में आ रहा है, तो मैं ऑप्शनल को थोड़ा साइड रख देती थी 3 महीने पहले, और फिर प्रीलिम्स फोकस पढ़ाई करती थी। तो वो डिपेंड करता है कि आप ईयर की किस मंथ में हैं आप। तो इस तरह से सर बहुत डायनेमिक टाइम टेबल प्रिपेयर करिए। जैसे भी आपका, जो भी आपका एग्जाम पास में है, अगर मेंस पास में है तो आप वही मेन आंसर राइटिंग में, न्यूज़पेपर में, और GS एंड ऑप्शनल इक्वल आपको दोनों को वेटेज देना है। तो उस तरह से प्लान होता था। न्यूज़पेपर आपकी सक्सेस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? सर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत मुझे थोड़ा सा बचपन से ही थैंकफुली मेरे फादर ने लगा दी थी। तो उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना मेरा एक तरह से हॉबी जैसा भी बन गया था। ये बात बहुत ध्यान से, कई बार मैं आप लोगों को क्लास में बोल चुका हूँ कि जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता, आदत, जैसे ब्रश नहीं करते हो तो मुंह में कुछ अजीब सा गंदा लगता है, नहाते नहीं हो तो बॉडी में गंदा लगता है, तो उसी तरह न्यूज़पेपर अगर आपकी हैबिट जब तक नहीं बनेगा, UPSC में मुझे नहीं लगता कि आप एक बहुत बड़ा डोमेन कवर कर पाते हो। अब आगे बहुत ध्यान से आप बात सुनो जी। यस सर। सर मुझे ऐसा लगता है न्यूज़पेपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता है और याद करने में इजी होता है। तो मैं डेली न्यूज़पेपर फॉलो करती थी। जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मैंने डेली न्यूज़पेपर फॉलो किया। उसमें एक अलग जो एडिटोरियल्स होते थे उसमें मैं मेंस के नोट में ऐड कर लेती थी। मैं ऑनलाइन नोट्स बनाती थी और जो जैसे कुछ वर्ड आपको दिख गया आर्ट एंड कल्चर का, एनवायरनमेंट का, जो मुझे लग रहा है कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो मैं उस प्रीलिम्स की नोटबुक पे नोट डाउन कर लेती थी। सर मुझे ऐसा लगता है न्यूज़पेपर अगर आपको इफेक्टिवली पढ़ना है तो उससे पहले आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एक बार उस पर जस्ट ग्लांस करना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या पूछना चाहते हैं, किस तरह से आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आई थिंक एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए न्यूज़पेपर्स की। भले ही जैसे मुझे 2 घंटे लग जाते थे न्यूज़पेपर में एवरी डे, तो 1 घंटा आप पढ़ने में और 1 घंटा आपको नोट्स बनाने में। तो लेकिन आपको यू हैव टू मेक श्योर कि वो 2 घंटे आर वर्थ इट। उसमें आपको ऐसा मटेरियल मिल रहा है जो आपके आंसर को यूनिक बनाएगा बाकी लोगों से। तो यही सर मेरी अप्रोच। अगर आपका टाइम काफी कम भी हुआ क्योंकि वो आपको टाइम टॉपिक जो है रिप्लिकेट मिलने लगे, बिल्कुल वो और आपको समझ में आया कि ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसमें 1 या 2 लाइन हमें ऐड। देखो शुरुआत में समय लगता है, इसीलिए इसको हैबिट कहा गया है। मतलब ऐसा नहीं कि डे 1 से आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप 100th डे भी आप 1 ही घंटा पढ़ेंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि हम जो है भारत पाकिस्तान पर हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, अमेरिका रिलेशनशिप पे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब इसके कुछ एक आध एक्स्ट्रा पॉइंट हमें मिले। तो धीरे धीरे क्या होता है, कंपाउंडिंग होती है जो आपके टॉपिक्स हैं और वो धीरे धीरे शॉर्टर हो जाते हैं, रिवीजन होते चले जाते हैं। तो पहला एक बहुत क्लियर मैसेज है श्रेया की तरफ से, न्यूज़पेपर पढ़ने को अपनी हैबिट बनाए। और मैं एक चीज और, मेरे प्रश्न मुझे पता है कि यहाँ से क्या आएंगे, मैं बहुत डेड श्योर हूं कि जब आप बचपन में आपके पिता ने आदत लगाई तो आपको द हिंदू नहीं दिया होगा। नहीं सर नहीं, हम तो लोकल अमर उजाला न्यूज़पेपर मिलता था। मुझे पता है आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि सर वो द हिंदू पढ़े या दूसरा पढ़े। नहीं, न्यूज़पेपर सिर्फ न्यूज की इंफॉर्मेशन देता है। टाइप ऑफ न्यूज़पेपर सक्सेस की गारंटी नहीं हो सकती। और मैं जानता हूं कि सहारनपुर में कौन सा न्यूज़पेपर आता होगा और उसमें क्या खबरें आती होंगी, लोकल न्यूज ही आपको मिलती होगी। लेकिन धीरे धीरे जब उसको अपनी आदत बना लेते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब आप पॉलिटिक्स, पिक्चरों के बारे में, हीरो हीरोइन के बारे में आप इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो वो चीजें आपके काम की नहीं रह जाएगी। आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। तो मैसेज बहुत ही क्लियर है। देखिए यही होता है जब हम
छोटी जगहों से निकल कर आते हैं तो हमारी जड़ें जो होती बड़ी मजबूत होती हैं। और श्रेया, मैं तो आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने बहुत ही टू द पॉइंट बात कही है और बहुत ही सिंप्लिसिटी के बाद, जो आपकी पर्सनालिटी है वही आपका बोलना भी है। एक मैसेज मैं बच्चियों के लिए चाहूंगा, क्योंकि आप ऐसी जगह से आए हैं जहां पर आसपास ऐसा माहौल होता है और जो कई ऐसे बेल्ट हैं जहां पर बच्चियों की एजुकेशन को बहुत फोकस नहीं किया जाता। आप प्रिविलेज हैं कि आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई पर ध्यान दिया। मैं इस मंच के माध्यम से अपनी बच्चियों के लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए ये मैसेज देना चाहता हूं और ये आपके माध्यम से दिलवाना चाहता हूं कि जब हम कोई चीज इरादे करते हैं तो हमें उसको पाने के लिए क्या क्या करना होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमें कभी भी छोटे सपने नहीं देखने चाहिए। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, क्योंकि उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सिंपल बात है, आप सपने देखिए, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं कि आप कर सकते हैं, आप कर नहीं सकते। तो पहले आप सोचिए कि आपको एक बड़ा अपने लिए लक्ष्य, जो आपको लगता है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी एक वर्थवाइल पर्पजफुल लाइफ आप लीड कर सकते हैं, आप वैसा अपने लिए एक लक्ष्य करिए। उसके बाद आप जितना भी आपको जो भी रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए और जो भी अपना पूरा 100% दीजिए उस लक्ष्य तक जाने के लिए। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट्स आए वो हम देख लें, लेकिन जब हम मेहनत कर लें उसके बाद हम अपने आप को ये बोल सकें कि हमने अपना 100% दिया है। तो सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसी अप्रोच के साथ आगे जाना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया है, आगे जो भी है वो जितना भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। बिल्कुल बिल्कुल 100% आपको अपने एफर्ट के लिए ईमानदार होना चाहिए। जब आप सुबह सो के उठती थी और जब आप सोने जाती थी, तो क्या कभी आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि मेरा आज का दिन कैसा रहा? क्योंकि आपने एक एक दिन का टाइम टेबल बनाया। यस सर, यस सर। सर, रात में सोने से पहले हम थोड़ा इवैल्यूएट करते थे, क्योंकि जब आप प्लान करते हो तो ये चीज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो आपके दिमाग में एकदम आएगी कि आज क्या आपने वो चीज़ करी है जो आपके प्लान में था। तो वो चीज़ आती थी कि आज आपने क्या किया। और अगर कभी, सर, हमेशा ये बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हर दिन आपका उतना ही प्रोडक्टिव जाएगा। तो जिस दिन नहीं हो पाता उस दिन गिल्ट भी होता है कि आज क्यों नहीं हम अच्छा कर पाए। लेकिन देन अगेन आपको इस समझने की जरूरत है कि हर दिन सेम नहीं हो सकता और ये किसी के लिए भी सेम नहीं होता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा टॉपर हो, तो उसको आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए और अपने आप को प्रॉमिस करिए कि अगले दिन का जो आपका टारगेट है आप वो पूरी कोशिश करेंगे उसको अचीव करने का, और जो आपका छूट गया है उसको भी आप फॉलो करने का पूरी कोशिश करेंगे।